जिस तरीके से रितु मैम सिखाते हैं उसमें और जो मैं करती थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर एक जेंट्स साथ नहीं खड़ा हो, चाहे वो पति हो चाहे भाई हो बेटा हो, तो ये लांछन बहुत लगाता है औरतों के ऊपर। हाँ जी, कि ये चलिए वहाँ पे ये रैंप वॉक कर रही है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है। उस चीज़ को लोगों ने उस चीज़ के ऊपर भी कमेंट करे गए हैं। गुड़िया ये जानबूझ के बुने गए हैं हमारे चारों तरफ, ताकि अमीर अमीर बना रहे, गरीब गरीब बना रहे। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अम्बाड़ा बैच की हमारे स्टूडेंट निशा रानी का, जो कि बिलोंग करते हैं बराड़ा अम्बाला से। सही कहा दीदी मैंने? खुश नज़र नहीं आ रहे आप, क्या समस्या है ऐसे? नहीं सर, खुश जो हूँ। चिंता घेरी हुई है आपको कि खुश हैं आप? नहीं, ठीक हूँ सर। ठीक है। अच्छा नहीं सिखा पाए क्या हम? नहीं, बहुत अच्छा सिखाया है। और मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, जीरो से हीरो बना दिया जाता है। ये शब्द सुन के मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि वो तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे थोड़ा लीव लेना पड़ा बीच में, लेकिन मैं जीरो से हीरो बनने के लिए ही आई हूँ यहाँ पे। क्या परिस्थिति ऐसा होगी आपको? वो जैसे मुझे थोड़ी हेल्थ इशू हो गई थी, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा मुझे लीव लेना पड़ा बीच में। उसके बाद फिर आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया? अब मैं, हाँ जी, अब मैं रेगुलर आ रही हूँ यहाँ पे ब्रांच पे और अपना जो मेरी क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। जो आपने छुट्टियाँ ली, मान के चलिए कितने दिन की छुट्टियाँ ली आपने? लगभग 2 महीने। 2 महीने। तो अब जब आप दोबारा ब्रांच में जा रहे हैं तो आपसे फ़ीस तो नहीं मांगेगी एक्स्ट्रा? नहीं। उसी फीस में एडजस्ट कर रहे हाँ हैं जी, ना? उसी में एडजस्ट किया ऐसा गया। तो नहीं कि वो आपका टाइम था तब आप आते? नहीं, मुझे किसी ने क्लास के बारे में भी कुछ नहीं कहा। मैंने मैम से, राखी मैम से मैंने पूछा, इनसे मैंने बात करी, तो ये करी कोई बात नहीं मैम, आपका जो काम अनकम्प्लीट जो रह गया था वो आप आके कर सकते हो। वो सिखाया जाएगा दोबारा हाँ से? जी। ओके। इससे पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं अपना जो जैसे सिलाई में करती थी पहले, और मेरा ब्यूटी पार्लर का भी काम है, और लेकिन जिस तरीके से रितु मैम सिखाते हैं उसमें और जो मैं करती थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मुझे लगता था कहीं भी चलो सिलाई तो है, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर कमी होगी मैं वहाँ पे जाके सीख लूँगी। मैं इस मकसद को लेके आई थी। लेकिन जब मैंने देखा मैम की, मैंने क्लासेस ली, मेजरमेंट से लेकर जो ड्राफ्टिंग की जाती है और जो सिलाई की जाती है उसमें, और जो मैं पहले काम करती थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि पहले शुरू में तो मेरा जैसे एकदम से हम कोई नया चीज़ हम देखते हैं, वो मुझे थोड़ा जैसे दिमाग घूम जाता है, तो वो मेरा भी घूमा है। मैं क्या है ये, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले मैं क्या कर रही थी और अब मैं क्या सीख रही हूँ। तो मैंने शुरू में मुझे जैसे जब हमारी शोल्डर की और आर्म होल की हमारी क्लास हुई, मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोई, मुझे नींद नहीं आई देख के। मतलब वो एकदम से मुझे ये हुआ भी ये क्या है, भी जबकि काम तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन ये क्या है, ये तो मुझे बिल्कुल मेरे सिलेबस से बाहर है। तो मुझे उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मुझे जैसे एक टेंशन हो जाती है, मैं पता उससे नहीं पहले कैसे करते थे आप शोल्डर आर्म होल का? उससे पहले जैसे हमें पहले सिखाया गया था, क्योंकि मैंने पहले भी सीखा है और मैंने पहले लड़कियों को सिखाया भी है। अच्छा। और सभी काम करती हैं, मैं भी करती थी, लेकिन जो रितु मैम के जो मेथड हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे वही शुरू में मुझे सीखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ अब, क्योंकि बहुत डिफरेंस है दूसरों के करने में। जबकि मैंने बुटीक चलाया है, मेरी बराड़ा शहर में मेरी दुकान भी थी पहले। अच्छा, अभी नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा, मुझे और ज़्यादा स्किल सीखनी चाहिए और मैं अपने आप को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहती हूँ, अपने आप को थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा और सीखती हूँ। ओके। तो मैंने रितु मैम के मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, और जिन लड़कियों को सुई में धागा डालना नहीं आता, जब वो कर पा रही हैं तो मुझे भी सीखना है। मैं इस मकसद को लेके मैंने घर से परमिशन ली, वो परमिशन मुझे मिल गई और फिर मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे आके मुझे लगा भी वाकई में हमारे करने में और रितु मैम के समझाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रेगुलर करना चाहिए। वैसे मैम कहते हैं कि मैं 3 महीने में आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना दूंगी, लेकिन सच बताऊँ मेरा 3 महीने मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पे रही जाऊँ, सीखती जाऊँ। मेरा
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे लगा आके। आपको 3 महीने बहुत सेंटर पे अच्छा गुजार लगा, के? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं मतलब कि कई बार मन में आता है कि जैसे 3 महीनों के बाद हमने अपना दोबारा से रीस्टार्ट करना है अपना काम, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं और आऊँगी। बड़ा अच्छा लगता है। मैम, राखी मैम है, इनका जो बिहेव है बहुत अच्छा है। जो वहाँ पे हमारा स्टाफ है जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कहीं से हमारे पास से गलती भी हो जाती है, लेकिन वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं। ओके। तो आप जब अपना काम कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे होगे, जब बच्चों को आप कह रहे कि आप सिखाते भी थे, तो किसी ने अब आपको ये नहीं बोला कि जब आपको आता ही है तो क्या सीखने जाओगे वहाँ पे? मुझे बोला गया है, मुझे यहाँ तक बोला गया, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, बराड़ा के पास मेरा गांव पड़ता है। वहाँ पे मुझे बोला गया, जैसे मैं सुबह बैग लेके निकलती हूँ, मुझे बोलते हैं कौन सा गाँव है स्पेसिफिक? बराड़ा के पास दादूपुर गांव है मेरा। दादूपुर गाँव है, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे लेडीज़ ने बोला कि क्या तू आधी उम्र में जाके अब तो सीखने चली है। मुझे ये बोला गया कि तेरे को क्या पड़ी है, जब तू इतना काम करती है तो तेरे को क्या पड़ी है सीखने जाने की। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि नहीं, मैंने और अच्छा बनना है, मैंने अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करना है। मैं अपने गुरु के चरणों में बार बार यही वंदना करती हूँ भी परमात्मा इनको और ज़्यादा शिखर पे लेके जाए। और सच में सर, मैं बार बार मैं यही कहती हूँ कि भगवान आप जैसा भाई हर किसी को बहन को दे। क्योंकि देखो, सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जैसे आपने रितु मैम को सपोर्ट किया है, आप जैसा बेटा भगवान हर घर में दे, आप जैसा भाई हर घर में दे। आप समझें, अब ऐसा आपने बोला, उसका पीछे एक कारण है। मेन चीज़ ये है दीदी, जो समाज है ना, अगर एक जेंट्स साथ नहीं खड़ा हो, चाहे वो पति हो, चाहे भाई हो, बेटा हो, तो ये लांछन बहुत लगाता है औरतों के ऊपर। हाँ जी। अगर सपोज कीजिए कोई महिला अकेले काम करती है और उसके परिवार का कोई भी जेंट्स उसके साथ नहीं है, तो उसके ऊपर आपको पता है क्या क्या तमगे लग जाते हैं फिर। हाँ जी। ये बड़ी भारी समस्या है। अब जैसे मान के चलो, मेरी माँ तो खुले विचारों की है, मतलब हमारा परिवार ऐसा है, मुँह पे बोल देते हैं। मेरी माँ कहती थी, जैसे मेरी 2 सिस्टर यहाँ पे काम करती हैं, कि अगर मेरा लड़का भी यहाँ पे काम नहीं करता तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या क्या कहने लग जाता है समाज। छोटे कपड़े पहन के जाती हैं, लोगों को क्या सिखा रही हैं, फलाना है ढिमकाना। लेकिन जब तक मेरा लड़का यहाँ पे है, सपोज कीजिए अगर बहनों का भाई साथ में है, तो किसी की कहने की हिम्मत नहीं होती। आप भी समझें, जो परिवार में जेंट्स हैं वो इस चीज़ में ना रहें, नहीं हमारे घर की लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई, इतने बड़े पटियाला के महाराजा नहीं हो तुम, समझो इस बात को। ये समाज, ये बेइज्जती का डर, ये सिर्फ मिडिल क्लास तक रह गया है। अब आप समझें, बड़े बड़े आप एक्टर को देखें, नेताओं को देखें, या जिसके पास बिजनेसमैन है उसको देखें, जब वो शादियां करते ना वो जाति देखते, ना वो धर्म देखते, कुछ नहीं देखते, ना वो गोत्र देखते। अब जब हम शादियां करते हैं, क्या क्या देखते हैं दीदी? 3 तो हम गोत्र हटाते हैं। हाँ जी। समझ पा रहे हैं? ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे इससे आ गई हैं। और हमने घर की महिलाओं को ऐसा बना दिया कि इसको बाहर नहीं निकालना, कहीं किसी की नज़र पड़ गई इस पर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी कौन सी इज्जत है जो किसी के देखने से हो जाएगी ख़त्म। अब ये समाज, ये जो नियम है गुड़िया, ये जानबूझ के बुने गए हैं हमारे चारों तरफ, ताकि अमीर अमीर बना रहे, गरीब गरीब बना रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो कि अपने घर की बहन बेटियों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, और समाज की ये सोचे बिना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या हमारे पास पैसा है, क्या वो पैसा इज्जत से कमाया जा रहा है। अब जब वो काम है गुड़िया, तो इसलिए खड़ा होना पड़ता है। और आपके साथ भी जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो किसी ना किसी आपके घर के मेल को खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये समाज आपके ऊपर भी सर्टिफिकेट दे देगा। करेक्टर सर्टिफिकेट देने में 2 मिनट नहीं लगाता। खैर, मुझे मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो बच्चे भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और बाकी ये है कि मेहनत करना, सबसे पहले तो देखो ये है कि हमें, मैं सबको यही कहूँगी, मैं अपनी बेटी को भी मैं यही कहती हूँ कि बेटा तो बेशक तेरा उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, लेकिन बेटा उसके साथ स्किल भी सीख। स्किल, अभी हमें ना कैथल गए थे कॉलेज में, वहाँ पे जब हम गए तो उनकी जो प्रिंसिपल थी उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा जब हम बच्चे होते थे, होपफुली हमारी जो माएँ होती थी, जब जून की छुट्टियाँ होती थी तो हमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ ना कुछ सिखाती थी। लेकिन आजकल के बच्चे कुछ भी सीख के राजी नहीं हैं, और वो लगे हुए हैं डिग्रियों पे डिग्रियाँ इकट्ठा करने में। और एक्चुअल में जब आप देखेंगे जो डिग्रियाँ वो इकट्ठा कर रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, 80 से 90% तक बच्चे जिस चीज़ की उन्होंने डिग्री की है, उस डिग्री के कंप्लीट करने के बाद उसको अगर जो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी।
MSc कंप्यूटर साइंस करके आ रहे हैं, कंप्यूटर का कुछ नहीं पता कि भाई कैसे काम होगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे काम करेंगे, क्या क्या चाहिएगा नहीं पता। MBA करके आ रहे हैं, मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता। आप ये बताओ, थ्योरी कर ली, पेपर पास कर दिए, डिग्री तो आ गई, लेकिन आप इस चीज़ को समझें, जो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, जहाँ कंपनीज हैं, वहाँ पे नौकरी अब डिग्रियाँ देख के लोग नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। वो देख रहे हैं क्या ये स्किल्ड है कि नहीं, जो ये चीज़ के लिए काम करने आया है क्या वो कर पाएगा कि नहीं। इसलिए अपने बच्चों को दीदी एक्चुअल में हमें कुछ ना कुछ स्किल सिखानी ही पड़ेगी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आए उसके। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिलाई करना कब शुरू किया था? जब मैं 13 साल की थी। जब आप 13 साल के थे, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? बस ऐसे ही, जैसे छुट्टियां जो 8th क्लास की, जो 8th क्लास के पेपर देके उस टाइम 3 महीने की छुट्टियां पड़ती थी पहले। तो उस टाइम मोबाइल्स तो थे नहीं, जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल्स में घुसे रहते हैं, तो उस टाइम पे मोबाइल्स तो थे नहीं। तो हमें तो यही था, हमने उस टाइम पे स्किल सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो मुझे ऐसे कह दिया गया कि चल तू वहाँ उसके पास बैठ के सिलाई सीख ले, जैसे कोई थी रिश्तेदारी में। तो चलो मैं वहाँ पे मैंने सिलाई सीखनी स्टार्ट कर दी। तो सीख ली मैंने, वो ग्रिप अच्छी थी मेरी, समझ मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे जैसे अपनी यूनिफॉर्म्स हो गई, अपने घर में मम्मी के कपड़े हो गए, मेरे खुद के सूट्स हो गए, वो मैंने सिलने स्टार्ट कर दिए, जैसे घर घर में सिल लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने जैसे पढ़ाई जारी रखी अपनी, +2 तक पहले मैंने +2 तक पढ़ाई करी है। फिर +2 के पेपर देने के तुरंत बाद मेरे पास गाँव के कपड़े आने स्टार्ट हो गए, तो मैंने वो सिलने शुरू कर दिए। उसके बाद वो इंटरेस्ट था सिलाई की तरफ, एक रुझान था मेरा, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया सिलना। तो जैसे मेरी वो काम देख के तो लड़कियां भी आनी स्टार्ट होगी, कह रही भी हमें भी सिखा दो, तो मैंने वो चीज़ भी सिखा दी। उसके बाद फिर मैरिज होगी मेरी, तो मैरिज के बाद फिर मैंने MA की। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो उसके लेकिन ये काम मेरा चलता रहा, जो सिलाई वाला काम है मेरा वो चलता रहा। फिर जैसे ये उतार चढ़ाव आ रहे थे लाइफ में, ये पहले भी थे, तो मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए 20 में, क्योंकि गांव में ज़्यादा पैसे लोग नहीं देते सिलाई के। मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मैं जॉब के लिए मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया एज ए टीचर। तो वहाँ पे स्कूल में मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी, प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी कम होते हैं, बहुत कम सैलरी दी जाती थी। तो मुझे लग रहा था कि इतनी कम सैलरी में गुजारा नहीं चल रहा। मैंने 1 साल जॉब करके मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, मैंने अपना पार्लर खोला। उसी पार्लर में मैंने गांव में पार्लर चल जाते हैं। हाँ जी, तो गांव में एक जैसे रूम मेरा खाली था, मैंने उसमें अपना थोड़ा सा सेटअप बना लिया और उसमें ही मैंने सिलाई मशीन रख ली। तो जैसे पार्लर वाला कस्टमर आया, पार्लर वाला काम कर दिया, नहीं तो अपना सिलाई वाला तो था ही। वो करते करते इतना टाइम निकल गया मेरा। फिर जैसे मैं अब ये बाद वाली जर्नी जैसे मैं अभी सुना रही हूँ, तो फिर मैंने अब यहाँ पे आने की मैंने सोची, और मैं सबको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आएँ, सीखें और अपने लाइफ को सक्सेस बनाएं। क्योंकि मुझे भी लेडीज़ बोलती थी कि गांव में कौन तेरे से ड्रेसेस बनवाएगा, जो तो ड्रेसेस सीखने जा रही है गांव में किसने पहननी है, लोग सलवार सूट ही पहनते हैं गांव में, तो गांव में कौन तेरे से ड्रेसेस सिलवा के पहनेगा। मैंने कहा भी मैं गांव के लिए थोड़ी सीख रही हूँ, मैं यहाँ पे स्किल सीखने के लिए आई हूँ, वो एक जो मेरा एरिया है गाँव का, छोटा सा मेरा गाँव है, मैं उस गाँव के लिए मैं स्किल सीखने के लिए नहीं आई। क्या पता मेरे मन में, मेरे माइंड में कुछ बड़ा करने का हो, क्या पता मैं जो मेरी सोच है वो मैं दूसरे को, मैं पहले थोड़ी चीज़ को बताऊंगी। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो गुड़िया लोग विदेशों में रहते हैं, बराड़ा साइड से। हाँ जी। तो जो वहाँ पे विदेशों में रहते हैं, अभी पता नहीं मेरे को कौन स्टूडेंट बता रहा था, बहुत खुश हो गया कि भैया मेरे पास बाहर के भी ऑर्डर आने लग गए, विदेशों में का भी ऑर्डर आ गया मेरे पास। आप समझें, आपके यहाँ तो जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके पास बहुत मोटा पैसा है। हाँ जी। ठीक है, और तुम वहाँ पे आराम से भेज सकते हो सील के। हाँ जी। अभी कल ही वेबसाइट का सर्च कर रहे थे, हम मजाक मानेंगे, हमारी वेबसाइट पे एक दिन में अमेरिका से पता कितने लोगों ने देखी? 1,25,000 लोगों ने अमेरिका से। अब वो कौन लोग हैं? जो यहाँ से जाके वहाँ पे बस गए हैं, समझ पा रहे हैं? जो यहाँ पर यहाँ से चले गए विदेशों में, तो क्या वो ड्रेसेस जो सिलवाएंगे तो तुमसे सिलवा के वहाँ से कुरियर करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अजरबैजान से लेके, दुबई से लेके, कतर से लेके, US से, इटली, मतलब स्पेन, फ्रांस, कोई ऐसा देश नहीं था जब हमारा अपना बुटीक था जब हमने वहाँ पे ना भेजी हो। समझ पा रहे हो? हम उस गाँव में नहीं रहेंगे। अब जैसे तुम्हारी दादोपुर में शादी हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दादोपुर के बाहर तुम ऑर्डर ही नहीं लोगे, लेकिन लोगों की सोच यही है, रुक गई है।
हाँ जी, तो मुझे भी यही बोला जाता था। अभी भी मतलब अभी भी बोल रहे हैं कि जैसे मेरे को डेली लेडीज़ मिलती हैं, कह रही कौन सिलवाएगा तेरे से ऐसी ड्रेस है, किसने पहननी है। तो हर कोई यही बोलता है। मैं क्या भी मैं सिर्फ दादूपुर के लिए नहीं, मैं अपने जो मैंने ये मैं जा रही हूँ डेली, मैं जा रही हूँ, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं वो सिर्फ एक अपने गाँव के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने भी कुछ बड़ा सोचा हुआ है, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बढ़िया। मेरे हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें सलाह नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि कई बार जो लोग हमें सलाह दे रहे होते हैं उनकी खुद की अकल उतनी नहीं होती। मतलब बुरा ना माने कोई भी, आप समझे क्या क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। जब मैं यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहा था ना, सभी मेरे को मना कर रहे थे। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग आपको देख के मना करेंगे, क्योंकि उनका जो हमारा जो माइंड है ना, वो हज़ारों साल से हम जंगलों में रहे हैं, तो ये सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहता है। ये कोई भी ना तो कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहता है, ये लगता है जैसे 20,000 रुपये कमारे बहुत है, बस बहुत है। अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अब जब आप जा रहे हो, मान के चलो बराड़ा से लगभग 1.5 घंटा लगता होगा आपका, लगभग 1 घंटा लगता है। ठीक है, आने जाने का, ठीक है, आपका खर्चा भी लग रहा है, आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली से टाइम वो ले भी रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे भी हैं। उसके बावजूद समस्या होनी तो चाहिए आपको। हाँ जी। लेकिन ये लोगों को क्यों होती है पता है? हाँ जी। सोचा आपने कभी? ये लोगों को गुड़िया इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ऐसे वर्क करता है। अगर हम 4 लोग हैं जो लगभग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, कोई परिवार 15 कमा रहा है, कोई 25 कमा रहा है, तो हमें ये लगता है कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, तो इसके दिमाग को जितना उसको नेगेटिव करो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हरियाणवी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर हम दूसरे के दरवाजे खड़ा खोदेंगे तो एक दिन उसमें जाके खुद ही गिरेंगे। अब यहाँ बात खड्डे की नहीं, बात नेगेटिविटी की। अगर हम किसी को नेगेटिव सलाह देंगे तो हमारा माइंड भी उस टाइम पे सुन रहा होता है, तो हम खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। अब आपने तो खैर कंप्लीट ही कर लिया, आपने तो क्या ध्यान दिया। अब यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस आएंगे आपके? यहाँ से जाने के बाद एक तो मैंने अपने काम को बढ़ाना है, लेकिन वही बात है कि अभी काम को बढ़ाने के लिए मेरे पास अभी अपने पास अपना अमाउंट नहीं है। कैसे नहीं है आपके पास? हाँ जी, तो मैं एक तो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैंने सुना था इसके बारे में कि वो जैसे भी आप जैसे मैंने आपकी बुटीक मैनेजमेंट की जो मैंने क्लास उस दिन मैंने ज्वाइन की थी, जिसमें मैंने झूठ बोलना सिखाया था। हाँ जी, तो मैंने वो जो आपकी बुटीक मैनेजमेंट की क्लास थी ना, वो मैंने बड़े ध्यान से सुनी है। मैंने नोट भी किया है, बल्कि पॉइंट्स को नोट किया है मैंने। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी। जो मेरे अंदर कमियां हैं वो मैंने नोट किया है, प्रॉपर नोट किया। उसको मैंने दोबारा फिर मैं उसको पढ़ूंगी, पढ़ के मैं वैसे तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं, और जो कमियां हैं मैं उसको अपना रिकवरी करने की कोशिश करूँगी उस चीज़ को। तो बस वही चीज़ है कि मुझे लग रहा है भी मतलब बहुत मोटिवेशन मिली है। आपकी जो मैंने क्लास देखी है उसको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है कि हमें अपने काम को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे किस तरीके से कौन सी मैनेजमेंट से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से। जैसे वो आपने बताया टेलर मास्टर के बारे में जैसे बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि मैं टेलर को रखूँगी अपने पास तो मेरे मन में था कि मैं रखूँगी। लेकिन मैं स्किल सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मतलब आगे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आ रही हूँ। जो गलतियाँ थी उसको मैं ठीक करूँगी, और जो आपने बताया था उसको फॉलो करूँगी मैं। और होपफुली फिर बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ जी, मुझे कहाँ करना चाह रहे हैं वैसे बुटीक जब करेंगे, या अपने गाँव से शुरुआत करेंगे? गाँव में तो सर मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अब कहाँ करेंगे, बराड़ा करेंगे फिर? हाँ जी, लेकिन अभी तो इस टाइम तो जो करंट सिचुएशन है वो तो अभी बाहर निकलने की नहीं है, लेकिन आगे इन फ्यूचर मैं बहुत जल्दी करेंगे। हाँ जी। तो जो अम्बाड़ा ब्रांच पे स्टाफ है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी उनके साथ? मेरी इनके साथ बहुत अच्छी है, बल्कि जैसे एज ए सिस्टर हम बातें करते आ रहे हैं पूरे रास्ते। और वहाँ पे भी जैसे वहाँ पे मैं किसी भी मैम से कुछ भी पूछती तो मेरे जो डाउट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ओके। हाँ जी। तो जो रितु मैम है उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपके 3 महीने? रितु मैम तो मुझे सच में बहुत दिल से प्यार है। जैसे देखती हूँ मुझे लगता है कि जैसे एक दिल से जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो दिल से निकलती है। एक तो ये है कि चलो हम सीख रहे हैं, फीस दे रहे हैं, जैसे होता है ना, वो चीज़ नहीं है, उससे बढ़ के है। मैंने सच में अपना दिल से गुरु माना है इनको, और
दिल से जो एक रिस्पेक्ट है वो दिल से निकलती है, क्योंकि देखो इतनी अच्छी स्किल हम सीख रहे हैं, इतने जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते थे, जिस चीज़ को हम ऐसे ही करके कटिंग कर देते थे, वो चीज़ एक एक चीज़ हम पॉइंट टू पॉइंट हम उस चीज़ को मेजरमेंट करके उसको कटिंग करके स्टिचिंग करके हम उस चीज़ को फिनिशिंग दे रहे हैं। अब जैसे आप हेल्दी हैं, हाँ जी, बुरा नहीं मानना इस बात का, नहीं नहीं, जो मेथड्स हैं, हाँ जी, जब आप खुद के लिए कुर्ती या सूट स्टिच करते हैं क्या फिट आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। क्योंकि कई बार मैंने जब इंटरव्यू शूट किया तो बच्चों ने ये बुलाया कि भैया पहले जो हेल्दी कस्टमर अगर हमारे पास कोई आ जाता हमें डर लगता था इसका माप कैसे सेट होगा, तो अब क्या डर लगता है आपको? नहीं नहीं, डर तो मुझे पहले भी नहीं लगता था, डर मुझे अभी भी नहीं लगता है, लेकिन वही बात है, अब मैं रितु मैम की मेथड से बनाती हूँ। पहले मैं अपना चलाती थी, जो मेरा था, जैसे मैं पहले कर रही थी, लेकिन अब मैंने 2 ड्रेसेस बनाई हैं, जैसे मैम बताते हैं, जैसे डीप नेक जो मैम ने बताया है, तो मैंने मैम के मेथड के अकॉर्डिंग बनाया है, और विदाउट जैसे डोरी मैम बताते हैं कि शोल्डर गिरेगा नहीं, और मैंने उसी मेथड से ही बनाया और बिल्कुल परफेक्ट है। सही परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके। लगभग खर्च कितना हो गया आपका इस कोर्स कंप्लीट करने में? मुझे लगता है कि फैब्रिक समेत शायद 50,000 के लगभग। 50,000 के लगभग। हाँ जी। तो बराड़ा से अम्बाड़ा आप जाते कैसे थे? वो किराया नहीं लगा? बाई ट्रेन। बाई ट्रेन? हाँ जी। बाई ट्रेन सस्ता पड़ता हुआ काफ़ी। हाँ जी। तो जो आपकी ब्रांच पे जब आप दिल्ली जाते थे तो वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके कभी ऐसा फील होता था कि कोई अनसेफ एरिया है या कैसा? उसके बारे में बताएं कि क्या क्या सेफ्टी मेजर फॉलो किए जाते हैं ब्रांच पे भी? जैसे हम वहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो हमारे सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, कि किस टाइम हम आ रहे हैं, किस टाइम हम जा रहे हैं, फैब्रिक लेने जा रहे हैं, कुछ मटेरियल की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो ब्रांच पे ही सामान हमारा मिल जाता है, और अगर कोई चीज़ हमें बाहर से ज़रूरत पड़ती भी है तो वो सिग्नेचर करके ही जाना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मैम से परमिशन लेके ही जाती हैं। और वैसे भी, और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ जगह है, बहुत कोई safe। ऐसा इंसिडेंट सामने आया हो जब आप कर रहे हो? नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ आया नहीं सामने, क्योंकि जब सिक्योरिटी इतनी अच्छी है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेंट्स को ज़्यादा हम घुसने नहीं देते। हाँ जी, नहीं वैसे भी मतलब क्योंकि बहुत जैसे लड़कियां हैं पूछती हैं तो उनको मतलब ये नहीं है कि जैसे भी बाहर जाने दे दिया, या ऐसे उनसे प्रॉपर पूछा जाए कि कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कितने टाइम में वापस आओगे, तो वो प्रॉपर सिग्नेचर करके तब जाती हैं। फेयरवेल पार्टी में आए थे आप? यस सर। इसमें या इससे पहले? दोनों में आए थे? जो इस बार वाली थी। इस बार जो इसमें बोरी की ड्रेस पहनी थी एक लड़की ने, हाँ वो जी। वायरल हुई थी। हाँ जी। आपने क्या पहना था? मैंने लहंगा पहना था। लहंगा पहना था, हाँ जी। ओके। क्या फील हो रहा था जब आप रैंप वॉक कर रहे थे? मुझे लग रहा था कभी कि सोचा था आपने रैंप वॉक करेंगे मतलब? क्योंकि मैं तो देखो चलो बेशक काम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक घर में काम करने वाली औरत भी हूँ, हाँ एक हाउस वाइफ हूँ, घर में काम करती हूँ, लेकिन कभी यहाँ तक पहुँचने की मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके मैं रैंप वॉक भी कर पाऊँगी। और मेरे रैंप वॉक को लेके भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। ऐसा क्यों? कि ये चलिए वहाँ पे ये रैंप वॉक कर रही है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, उस चीज़ को लोगों ने उस चीज़ के ऊपर भी कमेंट करे गए हैं। आपके जानकारों ने किए होंगे? यस सर। बाहर के तो कुछ नहीं, बाहर के को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो मतलब मुझे जैसे एक किसी चीज़ की नकल उतारते हैं वो चीज़ करके दिखाएगी, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कोई जो मर्जी कहे कुछ भी करे, क्योंकि मैं तो आगे भी फेयरवेल आएगी, मैं तो उसमें भी आऊँगी। आप समझें, समाज ऐसे ही करता है। जब हमने स्टार्ट किया शुरुआत में तो मेरे को क्या बोलते थे पता है? सुनिए तूने वो कहावत, तुम सुनाता हूँ। मेरे को बोलते थे कि शेर के बच्चे तूने कर्जा इतना कर लिया, अब तो सुसाइड करेगा किसी दिन, और जब आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे आपको जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं, आपका समय ऑटोमेटिक उनको जवाब देगा। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हाँ जी। क्या चलाते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक। क्या डालते हैं उस पर? कुछ डालते भी हैं? अपना वैसे मैंने कुछ डाला नहीं उस पर। डालना चाहिए। मैं जैसे मैम की रीलें आती है मैं वो देखती हूँ, और जैसे जो स्टूडेंट्स काम करते हैं मैं वो चीज़ देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी उतने नहीं अपने आप मैं पोस्ट नहीं कर पाती, अभी एडिटिंग नहीं कर पाती उस चीज़ को। वो सिखाएंगे, बहुत जल्दी सिखाएंगे वो। हाँ जी, तो वो चीज़, लेकिन मेरा मन है कि अब मैंने अकाउंट बना लिया है उस पर, और उस पर मेरा दिल है कि मैं अपनी पोस्टें डालूँ, चाहे बेशक कोई उस पर गलत कमेंट करे, सीधा करे, उल्टा करे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, आप समझें। लोग क्या कहेंगे अगर उसको सोच के हम सारी उम्र भी निकाल देंगे तो लोग तो कहते ही रहेंगे, और हमें उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। और एक सवाल जो काफ़ी रह भी गया और लास्ट में पूछ रहा हूँ मैं, रितु मैम को आप जानते कितने दिन उससे लगभग?
यूट्यूब पे तो मैं कई सालों से उनकी वीडियो देख रही थी। और जैसे अभी उसके बाद फिर इंस्टाग्राम आया तो जैसे मैंने चलाना स्टार्ट किया, और फेसबुक पे भी रीलें आती थी। तो जैसे वो फ़ोन तो चलाते ही हैं, तो जब भी देखो तो रितु मैम की आ रही हैं, रितु मैम की आ रही हैं, स्टूडेंट्स की आ रही हैं। तो उस पर ना चैट ऑन व्हाट्सएप का एक जो आता है, एक ऑप्शन आता है, मैंने क्लिक करके मैंने बात करने की कोशिश करी कि मुझे ये उस टाइम ये लगता था कि मेरी डायरेक्ट बात रितु मैम से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि मैं मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट करूं। तो फिर नहीं, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन वो टीम के साथ बात हुई थी मेरी। फिर जैसे भी फिर उनकी कॉल आई मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सीखना चाहते हो। मैंने उनसे पूछा कि फ़ीस का क्या है, तो उन्होंने मुझे फ़ीस के बारे में जानकारी दी है। फीस आपसे ली गई? हाँ जी, लगभग 15,000 रुपये। हाँ जी। 14,000 लेते हैं। हाँ जी। लगभग 14,000 रुपये ऑफलाइन के। वो कम थी, ज़्यादा थी, सही थी, कैसी थी सुविधाओं को देखते हुए? सुविधाओं को देख के तो बहुत कम है सर। क्योंकि एसी में बैठना है, इतनी अच्छी मशीनें हमें मिल रही हैं, इतना अच्छा हमें स्टाफ मिल रहा है, तो उसको देख के तो बहुत कम है। अंत में दीदी, आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं के नाम यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखो, क्योंकि स्किल जितना सीखोगे उतना आपका फ़ायदा है। क्योंकि जॉब का ये है, क्योंकि जहाँ पे भी लेडीज़ या लड़कियाँ या महिलाएं जो भी है वो जॉब के लिए जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि मैं जैसे अपना डेली ट्रैवल कर रही हूँ, मैं लड़कियों को डेली बात करते हुए सुनती हूँ, आपस में लड़कियाँ बातें करती हैं कि उसने फलाने ने सर ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ऐसे करके बोला है, उसने ऐसे बदतमीजी की है। लेकिन अगर आप स्किल सीखते हो तो उसमें आप अपने काम के खुद मालिक होते हो, खुद आप अपने उसके आप खुद राजा होते हो। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप स्किल सीखो और अपना एक साम्राज्य बनाओ, उस साम्राज्य के आप खुद राजा होंगे, खुद रानियाँ होंगी। बहुत बढ़िया संदेश आप समझें। दीदी ने जो कहा कि मालकिन बनो, मालकिन खुद के काम की। आप समझें, जब भी आप जॉब करेंगे या कुछ करेंगे वो सही है, अच्छा है, ज़रूरी भी है। सब तो ना तो बिज़नेस कर सकते, ना सब नौकरी कर सकते, लेकिन जब हम स्किल्ड होंगे तो अपने मन मुताबिक हम अपना साम्राज्य, का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे पे युद्ध करके साम्राज्य मीन्स हमने एक बुटीक भी ओपन किया, हमने अपना कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, कुछ काम किया, तो वहाँ के नियम हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमें कैसे करना है, कब खोलना है, कब इसको बंद करना है। लेकिन जब हम जॉब करते हैं तो हमें सामने वाले के हिसाब से करना पड़ता है। होपफुली बार बार इंटरव्यूज़ में एक ही बात निकल के सामने आती है कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि मेरी प्यारी बहन निशा रानी अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगी और ये दुनिया से जल्दी सोचना बंद कर देंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और होपफुली इसने कर भी दिया होगा। बेसिकली हमें दुनिया बार बार जो कहेगी उसकी हम नहीं सुनेंगे, हम करेंगे अपने मन की। और होपफुली ये जीवन में तमाम उन उपलब्धियों को, उन खुशियों को हासिल कर सके जिनकी हकदार हैं। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।